हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है अफाक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, आरिफ एक लड़का था जिसके ऊपर बिजनौर पुलिस ने एक एफआईआर की। उस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के कुछ चार्जेस थे और उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के सेक्शन 3 का भी चार्ज उस पे लगाया गया। आरिफ अरेस्ट कर लिया गया। अब आरिफ का भाई है अफाक, ठीक है, जो कि इस अरेस्ट से डिसअपॉइंटेड था और उसने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेजने शुरू किए। उन मैसेजेस में उसने अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना रोष जाहिर किया और ये सब कहा कि भाई मेरे भाई को सिर्फ हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से अरेस्ट किया गया है और जस्ट बिकॉज वी कम फ्रॉम दिस कम्युनिटी इज द रीजन व्हाई ही इज अरेस्टेड। ठीक है, अब पुलिस ने उसे रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे टारगेट किया है। हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी हमें मतलब बहुत सारे मैसेजेस जिसमें वो बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि पीपल फ्रॉम हिज कम्युनिटी आर बीइंग टारगेटेड ऑफन और उन्हीं पर ये एक्ट जो है यूपी कन्वर्जन एक्ट, अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं एक्सेट्रा। खैर, हालांकि जो मैसेजेस थे वो डिसअपीयरिंग मॉडल पे थे, मतलब व्हाट्सएप में जो वो फीचर होता है डिसअपीयरिंग टेक्स्ट विद दे डिसअपीयर आफ्टर अ व्हाइल, वो फीचर ऑन था, लेकिन किसी व्यक्ति ने अमीर आजम नाम था उसका, स्क्रीनशॉट ले लिया उन मैसेजेस का। अभी स्क्रीनशॉट उसने पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने कहा कि भाई ये तो कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगा, कम्युनल वायलेंस हो सकता है। पुलिस ने उसका फोन सीज कर लिया, स्क्रीनशॉट्स प्रिजर्व कर लिए, उसके खिलाफ भी एफआईआर कर दी और एफआईआर में उसके अगेंस्ट सेक्शन 299 बीएनएस विच इज आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स और सेक्शन 353 क्लॉज 3 पब्लिक मिसचिफ थ्रू स्टेटमेंट्स। अब ये 353 जो है वो ओवरऑल सेक्शन का एनहांस्ड वर्जन है। ठीक है, अफाक का कहना था कि मेरा मैसेज रिलीजियस नहीं था, मेरा जो मैसेज था वो किसी भी तरह की रिलीजियस एनिमिटी या किसी रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करने का, मतलब मेरा ऐसा कुछ इरादा ही नहीं था, मेरा इंटेंशन ही नहीं था और तुम गलत चार्जेस लगा रहे हो मुझ पर। तो उसको हाई कोर्ट गया और उसने कहा कि भाई मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसे क्वॉश करो। हाई कोर्ट का जो एनालिसिस है वही है केस का ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब कोर्ट क्या नोट करता है, हर मैसेज डायरेक्टली अगर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना भी करे इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंटेंशन नहीं। तो बस इसी चीज से जाहिर नहीं होता कि आपका इंटेंट आउटरेजियस है या नहीं, कि आप कहें कि भाई मैं उस धर्म के लोगों को पसंद नहीं करता या कुछ ऐसा। यू डोंट हैव टू डायरेक्टली से एनीथिंग टू प्रूव दैट यू हैव अ क्रिमिनल इंटेंट इज व्हाट द हाई कोर्ट आल्सो सेड। कोर्ट ने कहा कि भले ही व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सप्रेसली रिलीजन को मेंशन नहीं करता, जो कि था भी नहीं, he never mentioned his religion, he only mentioned religious community, religious identity, ये जेनेरिक वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए थे, रिलीजन का नाम उसने स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा भले ही आपने रिलीजन का नाम स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं ये अपना एक मीनिंग डिलीवर करते हैं, इवन दो इट इज क्वाइट अनसेड, यू हैव नॉट एक्सप्रेसली सेड एनीथिंग, द अनसेड मीनिंग, द सटल इम्प्लीकेशन वो भी कम्युनल हो सकता है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि शब्द ही धर्म, जब तक धर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाए तभी धर्म के खिलाफ क्राइम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर इम्प्लीकेशन ऐसा निकल कर आ रहा है कि किसी एक रिलीजियस आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है तो प्रिमा फेसी ऑफेंस बन सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट के जो मैसेजेस हैं उनका कोर यही है कि मेरे भाई को सिर्फ उसके रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। तो कोर्ट ने कहा भाई ये कम्युनिटी को विक्टिम दिखा तो रहा है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, रिप्रेजेंटिंग योर कम्युनिटी एज अ विक्टिम। दूसरी कम्युनिटी, अगर आप खुद को विक्टिम बनाते हैं तो जाहिर ही बात है कि आप सामने वाले को ऑपरेसर करार दे रहे हैं। इफ यू आर अ विक्टिम somebody has to be a villain, तो if your community is the victim, some community or some of the other community has to be a villain। दूसरी कम्युनिटी को आप ऑपरेसर दिखाते हैं। ये वी वर्सेस दे वाली जो मेंटालिटी है यही तो कम्युनल टेंशन बिल्ड करती है। एंगर, हेट्रेड, मिसट्रस्ट जनरेट होने लगता है समाज में, अड़ोसी पड़ोसियों में। एग्जैक्टली सेक्शन 353 जो है वो इसी को प्रोहिबिट करता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सेक्शन 353 प्रोहिबिट्स। अब उन्होंने क्लॉज चेंज कर दिया, 353
क्लॉज 3 की जगह 353 क्लॉज 2 लगा दिया, ठीक है, कि 3 तो अटैक, थर्ड सब क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता लेकिन सेकंड सब क्लॉज अट्रैक्ट होता है। कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मैसेज में किसी टेम्पल या किसी मस्जिद या किसी रिलीजियस, ये किसी टेम्पल मस्जिद की रिलीजियस सेरेमनी में सर्कुलेट हुआ नहीं है मैसेज, इसलिए सेक्शन 353 क्लॉज 3 का चार्ज नहीं लगता। लेकिन मैसेज क्लियरली कम्युनिटीज के बीच एनिमिटी क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है, इसीलिए सेकंड क्लॉज का चार्ज लगा देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स प्रमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन कम्युनिटीज। अब दिस वाज द एंटायर केस। इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ने फिर रिपीट भी किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन को शुरुआती स्टेज पर रोक देना सही नहीं होगा। एफआईआर में ऑफेंस बन रहा है, प्रिमा फेसी वी कैन सी दैट देयर इज अ प्रॉपर ऑफेंस दैट हैज बीन मेड आउट। अब जब ऑफेंस बन रहा है तो उस ऑफेंस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कंडक्ट करना जरूरी हो जाता है टू फिगर आउट कि भाई पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं, ठीक। तो एट दिस स्टेज इट इज नॉट feasible for us to quash the proceedings, गलत होगा। अब रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 299 और 353 आपको पता ही होंगे, पुराना 299 पुराना 295 ए हुआ करता था, है ना, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, ये था वो सेक्शन। तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति जिसकी डेलिबरेट मलिशियस इंटेंशन थी किसी रिलीजन को इंसल्ट करने की या किसी रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करने की, या फिर उसके स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन्स को टारगेट किया जा सकता था। और वो व्यक्ति जब इन सारी चीजों को यूज करता है किसी रिलीजन को डायरेक्टली इंसल्ट करने के लिए, तो सेक्शन 299 बीएनएस या फिर पुराना जो 295 ए हुआ करता था वो अट्रैक्ट हो जाता, ये था सेक्शन, ठीक है। 353 पब्लिक मिसचिफ वाया स्टेटमेंट्स। तो अगर कोई स्टेटमेंट या मैसेज एनिमिटी क्रिएट करे, हेट्रेड प्रमोट करे, इल विल जनरेट करे, कम्युनिटीज के बीच में मिसट्रस्ट, हेट्रेड, एंगर जैसे इश्यूज को क्रिएट करे, तो ऑफेंस बन जाता है, ठीक है। यह है जनरल सेक्शन। अब जो नया लॉ है वो इलेक्ट्रॉनिकली साउंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी अगर इस मैसेज को सर्कुलेट किया जा रहा है, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप का टेक्स्ट हो गया, है ना, ईमेल हो गया, वॉइस नोट हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से भेजा हुआ कुछ भी ऐसा मैसेज, वो सब कुछ काउंट होगा। अब 353 क्लॉज 3 जो है इनहैंस्ड पनिशमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, और ये तब अप्लाई होता है जब ये सब रिलीजियस सेरेमनी या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप पे किया जाए। तो इस केस में ऐसा कुछ था नहीं, वो तो घर से बैठ के कर रहा था, इसलिए इस सेक्शन को हटा दिया गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द केस है, सिंपल केस है। अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब मीन्स में इनके सवाल कम आते हैं, लेकिन वही है कि कई बार आप केस को पूरी तरह से पढ़ लें तो सेक्शन याद हो जाता है ना। तो इसीलिए मेंस की तैयारी करने के लिए पहले कहा जाता है कि अगर सिंपल लॉ के सेक्शन और नंबर को रटने लगेंगे तो फिर सेक्शन नहीं रट पाएंगे, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, सो मेनी ऑफ देम, हाउ मेनी कैन यू क्रैप। दिमाग की भी मेमोरी लिमिटेड होती है, कितना ही उस मेमोरी को तो एग्जॉस्ट करोगे। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड अ सेक्शन वाया फिलोसफी, केस लॉ, देन इट इज लाइकली दैट यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो ये वही सेक्शन है ना। तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सेक्शन से आपको प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी होगी। अगर मेंस में आ जाता है तो फिर तो बात ही नहीं, कम आता है वैसे, बट हाँ प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे केस की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शंस हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट केस है डॉक्टर मधुनूरी रवि किरण वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन गुंटूर, DCDRC, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में गया था ये केस, लेकिन DCDRC से इस केस की जो इट वाज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यहीं से कंज्यूमर कंप्लेंट शुरू हुई थी। कंज्यूमर है लक्ष्मी नारायण जी, जिन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल किया DCDRC में, और उन्होंने रिस्पोंडेंट्स में डॉक्टर ये जो मधु नूरी उनको शामिल किया, ठीक है। ये COO थी यशोदा हॉस्पिटल की, और उन्हें हॉस्पिटल के MD को ऐड किया एज पार्टी, और यही दो पार्टीज थे, इन्हीं के अगेंस्ट केस था। अच्छा, इन्होंने इंश्योरेंस जो था, हॉस्पिटल का जो इंश्योरेंस था, उसको पार्टी नहीं बनाया। इन्हें चाहिए था कि मुझे कंपेंसेशन दे दिया जाए, जो नेग्लिजेंस इन्होंने बरता है, जो फिर मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, उसकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है उसका मुझे कंपेंसेशन, मुआवजा दे दिया जाए। अब
केस चल रहा था और डॉक्टर जो है, डॉक्टर मधुनुरी, उसने ऑर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन फाइल करके कहा कि आप इंश्योरेंस कंपनी को भी ऐड कीजिए, वो एक नेसेसरी पार्टी है। हॉस्पिटल के पास एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी होती है, ठीक है, इंडेमनिटी मतलब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन केसेस लाइक दीज जहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का क्लेम आ सकता है, तो हॉस्पिटल अपने जो इंडेमनिफायर है उसको सीक करता है और इंश्योरेंस के माध्यम से इसका पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है, दिस कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड। और डॉक्टर का आर्ग्यूमेंट है कि भाई नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है, वो पैसा जो अगर हमारे खिलाफ जजमेंट आता है तो पैसा तो वही भरेंगे, सोचने वाली बात है। अब उन्हें अगर इसी केस में आप ऐड कर देंगे तो फिर सीधा पैसा आ जाएगा उनकी तरफ से, वरना अलग से मुझे फिर केस करना पड़ेगा, उनसे क्लेम लेना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप उन्हें ऐड कर दीजिए। एफिशिएंट प्रोसीजर तभी हो पाएगा और एफिशिएंट डिक्री भी तभी आ पाएगी जब पैसा एक्चुअली देने वाली पार्टी केस में पार्टी बन जाए, ठीक है। अब डीसीडीआरसी ने रिजेक्ट कर दिया ये आर्गुमेंट, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था कि भाई कंप्लेनेंट का इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या लेना देना, इंश्योरेंस तुम्हारा है, इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारे साथ है, ठीक है। कंप्लेनेंट जो है वो तुम्हारा क्लाइंट है, इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट नहीं है, उसका इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेना देना, कोई झगड़ा कुछ नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स इज बिटवीन यू एंड द कंपनी, इट्स नॉट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कंपनी। कंपनसेशन की जो डिक्री आएगी वो तुम्हारे अगेंस्ट आएगी, इंश्योरेंस के अगेंस्ट नहीं आएगी। अब उसके बाद तुम रीइंबर्स करते हो, क्लेम सीक करते हो, वो तुम्हारा मसला है, उसका जो प्लेंटिफ है उसका उससे कोई लेना देना नहीं कि तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो, पैसा कौन दे रहा है। दिस इज समथिंग दैट ही हैज नो कनेक्शन विद। तो जब उसका कनेक्शन ही नहीं है तो फिर भाई आप क्यों उसे पार्टी बना रहे हैं? आपको जो क्लेम करना है वो खुद से कीजिए। व्हाई शुड प्लेंटिफ गेट इनटू ऑल दैट हैसल? He demands compensation from you. How do you pay it is not his concern, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। अब जो डॉक्टर थी वो एनसीडीआरसी चली गई, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन ने भी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, सेम कि भाई रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है और आपका ये जो क्लेम है बिल्कुल इरेलेवेंट, दिस नॉट अ नेसेसरी पार्टी, ऑर्डर 1 रूल 10 के एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं। अभी डॉक्टर हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स, डीसीडीआरसी के और एनसीडीआरसी के ऑर्डर्स को अपहोल्ड करके वही बात कही जो एनसीडीआरसी और डीसीडीआरसी ने कही थी कि वो नेसेसरी पार्टी नहीं है। और फाइनली वो डॉक्टर जो है हाई कोर्ट जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को हम पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था ये ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले उन्होंने डोमिनस लिटिस प्रिंसिपल को रिटरेट किया, विच इज द मास्टर ऑफ द सूट, ठीक है। मास्टर ऑफ द सूट मतलब सूट करने वाले का ओपिनियन है कि, मतलब सूट करने वाले का ओपिनियन नहीं, डिस्क्रेशन है कि वो किसके खिलाफ सूट करता है। ऑफ कोर्स, है ना, मतलब कॉज ऑफ एक्शन तो होना ही चाहिए, ऐसे ही हवा में किसी के खिलाफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन जिसके अगेंस्ट बनता है उसके खिलाफ वो सूट कर सकता है, दैट इज सेटल्ड। अब वो किसको चुनता है, किसके अगेंस्ट वो रेमेडी सीख करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। मास्टर ऑफ द सूट हैज अ राइट टू चूज देयर ओपोनेंट। प्लेंटिफ को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को इम्प्लीट करने के लिए जब तक उन्हें खुद नहीं लगता कि भाई मुझे इम्प्लीट करना चाहिए, ये नेसेसरी पार्टी है, ये प्रॉपर पार्टी है, या इनके बिना डिक्री या जो एडजुडिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब डेफिनेशन क्या है नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी की? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्सेस रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर के केस को यूज करके कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि नेसेसरी पार्टी वो है जिसकी एब्सेंस से एक इफेक्टिव डिक्री नहीं आ सकती, इसलिए उसे ऐड किया जाए। अगर वो ऐड नहीं किया गया है तो सूट को डिसमिस कर देना पड़ेगा। प्रॉपर पार्टी वो है जिसकी प्रेजेंस जो है कंप्लीट एडजुडिकेशन में मदद करेगी, वो प्रॉपर पार्टी होती है। अब इस केस में इनका एप्लीकेशन कोर्ट ने होल्ड किया कि इंश्योरेंस कंपनी ना तो नेसेसरी है ना प्रॉपर है। कंपनसेशन डॉक्टर्स के अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट अवॉर्ड किया जाएगा, इंश्योरेंस की प्रेजेंस के बिना भी ऐसा किया जा सकता है। उनकी प्रेजेंस एब्सेंस कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कोर इश्यूज हैं नेग्लिजेंसी के, डेफिशिएंसी इन सर्विस के, वो एविडेंस और डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड जो है उसी के बेसिस पे डिसाइड होंगे। उनके पास इंश्योरेंस था या नहीं था उसके बेसिस पे नहीं होंगे। कंप्लेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई प्रिविटी नहीं है, मतलब कंप्लेनेंट की इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। ही इज नॉट पार्टी टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट द हॉस्पिटल हैज विद द कंपनी। अगर लायबिलिटी फिक्स भी की जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को रीइंबर्स करेगी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में
तो ये मसला या ये मुद्दा या परेशानी कंप्लेनेंट की नहीं है, ठीक है। कंप्लेनेंट हैज नो कनेक्शन विद द इंश्योरेंस अग्रीमेंट। अब उन्होंने मोटर व्हीकल की एनालॉजी दी कि मोटर व्हीकल में तो आप जो पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको नेसेसरी पार्टी इंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को पार्टी बनाना स्टैट्यूटरीली मैंडेटरी है, ठीक है। और ये सेक्शन 146 में दिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती हैं क्लेम्स को सेटल करने की, ये सेक्शन 149 में दिया हुआ है। क्लेम ट्राइब्यूनल्स को इंश्योरर्स को नोटिस देना पड़ता है, ये सेक्शन 166 में दिया हुआ है। इंश्योरर्स के अपने स्टैट्यूटरी डिफेंसेस होते हैं जो वो ले सकते हैं। ट्राइब्यूनल स्पेसिफाई करता है कि इंश्योरर पे करेगा, ओनर पे करेगा, ड्राइवर पे करेगा, ये सेक्शन 168 में दिया हुआ है। डिस्टिंक्शन क्या है, मोटर व्हीकल्स एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जहां पे इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट, पेमेंट सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए उन केसेस में उन्हें नेसेसरी प्रॉपर पार्टी बना दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में इस तरह का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फाइनल ऑर्डर रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उसमें मेरिट ही नहीं थी। नो ऑर्डर एज टू कोर्ट्स, ऑल पेंडिंग इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस स्टूड क्लोज, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 10 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। ऑर्डर 1 रूल 10 इंटर आलिया कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी पार्टी को सूट की प्रोसीडिंग्स में किसी भी स्टेज की प्रोसीडिंग्स में ऐड कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके या डिलीट कर सके, ठीक है। Addition, substitution, deletion of parties is something that the court is empowered with at any stage of the suit during the proceeding. Order 1 Rule 10 provides, Clause 1 provides when the suit is filed in the name of wrong plaintiff. तो प्रोविजन अलाउ करता है कोर्ट्स को इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जहां पे लॉ सूट फाइल किया गया है बाय द रॉन्ग पर्सन एज द प्लेंटिफ और वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर द करेक्ट प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द सूट, ठीक है। कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स है करेक्शन करने की किसी भी स्टेज पे। फॉर कोर्ट्स टू एक्सरसाइज दिस पावर इट मस्ट बी सैटिस्फाइड कि एरर जो है वो जेन्युइन मिस्टेक में, गुड फेथ में हुआ है, किसी फ्रॉडुलेंट या मैलिशियस इंटेंट के साथ नहीं किया गया है। कोर्ट ये भी डिटरमाइन करता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन या एडिशन जो है करेक्ट प्लेंटिफ का वो नेसेसरी था एक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एट द हार्ट ऑफ द केस। जब कोर्ट ये डिसीजन लेता है इस तरह के चेंजेस को करने का, तो इट कैन ईदर सब्स्टिट्यूट द रॉन्ग प्लेंटिफ विद द राइट वन और एड एडिशनल प्लेंटिफ्स टू द केस एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू इम्पोज whatever terms and condition it considers fair and just when making these changes to ensure all parties are treated equitably. ये provision serve करता है as a professional safeguard to prevent cases from being dismissed purely due to technical errors in naming the plaintiff, thereby promoting the substantive resolution of disputes. अब सब रूल 2 क्या है? सी रूल 10 सब रूल 2 ग्रांट करता है कोर्ट को एक ऐसा वाइड डिस्क्रेशन जहां पे ये किसी भी सूट की प्रोसीडिंग्स में पार्टीज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, कैन स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज एट एनी स्टेज ईदर ऑन एप्लीकेशन बाय अ पार्टी और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। अ कोर्ट पे रिमूव एनी पार्टी दैट हैज बीन इम्प्रॉपरली जॉइंड टू द केस वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। कोर्ट किसी भी उस व्यक्ति को ऐड कर सकता है जिसे इंक्लूड करना चाहिए था लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया। कोर्ट उन भी पार्टीज को ऐड कर सकता है जिनकी प्रेजेंस नेसेसरी है कंप्लीट और इफेक्टिव एडजुडिकेशन के लिए सारे इश्यूज की। ये जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो उन सारी ऑल सच ऑर्डर्स आर मेड ऑन टर्म्स दैट द कोर्ट कंसिडर्स जस्ट एंड फेयर टू ऑल पार्टी। इस पावर से आप जो कोर्ट है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज को इंश्योर कर सकता है ताकि डिस्प्यूट्स को जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हो सके रिजॉल्व किया जा सके। Sub Rule 3 provides for consent requirements. No person can be added as a plaintiff who requires a next friend to sue on their behalf without that person's explicit consent. ठीक है. Similarly, nobody can act added as a next friend or for a plaintiff under disability without their consent. Rule 4 जो है वो amendment provide करता है जहाँ पे defendant को add किया गया है. If a new defendant, when a new defendant is added, तो plaint जो statement of claim है उसे अमेंड किया जाना चाहिए टू रिफ्लेक्ट दिस चेंज जब तक कि अगर कोर्ट को लगता है कि जरूरी है, वरना कोई जरूरत नहीं। और अमेंडेड कॉपीज जो है समन की वो नए डिफेंडेंट को सर्व करना जरूरी है। कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि अमेंडेड कॉपीज को ओरिजिनल डिफेंडेंट को सर्व किया जाए अगर ये जरूरी था तो।
रूल 5 जो है वो लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करता है। तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी न्यूली एडेड डिफेंडेंट आर कंसिडर्ड टू हैव कमेंस्ड ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन द समन इज सर्व्ड ऑन देम। जिस तारीख से उन्हें ऐड किया गया है उसी तारीख से उनके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, पहले से नहीं, ओरिजिनल डेट से नहीं काउंट करते। ठीक है, तो ये थे 2 जजमेंट्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस और प्रोविजंस पे। ऑर्डर 1 रूल 10 काफी इंपॉर्टेंट है और वो दोनों सेक्शंस किस लिए इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ, कंसेप्ट के साथ, समझेंगे किस तरह से यूज करना है, साइट करना है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।